क्वेश्चन नोट करो। A pulley hangs from a string hangs from a string as shown in the figure. As shown in the figure. The string does not slip on the pulley. A string does not slip on the pulley. Find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation of center of pulley. Also check whether motion of pulley with respect to its center is angular simple harmonic motion or not. Motion of pulley with respect to its center is angular simple harmonic motion or not. नोट कर लिया। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आंसर्स आर नॉट मेयरली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पूरे फोकस से सुनना और बोलते रहना। अब की बार पुली का मोशन, ऐसा क्वेश्चन और कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या खास बात थी कि रस्सी स्लिप करती थी और पुली का मोशन कैसा था, तुम बता सकते हो कैसे करें? तो अगर नहीं बता सकते हो तो बताने लायक बन जाओ। ये तो पहले बता दिया, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सी चीजें रिवाइज भी होती हैं उसमें। अब अगर रस्सी पुली पे स्लिप नहीं करती तो मोशन कैसा होगा? आई थिंक मोशन ऐसे होगा, इस साइड की लेंथ तो बढ़ सकती है ना। क्यों बढ़ सकती? स्प्रिंग है, लेकिन इस रस्सी की लेंथ तो नहीं बढ़ सकती ना। स्प्रिंग्स आर ऑलवेज इनएक्सटेंसिबल, राइट। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मूव करेगा तो ऐसे करके मूव करेगा, रस्सी को स्लिप करना नहीं, ठीक है ना। तो रस्सी, बहुत सारी चीजें होंगी, क्लैरिटी होगी तो सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत आएगा। एक मेथड हमारे पास होता है कि हमें अगर किसी चीज का एसएचएम चेक करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो पहले हम उससे ऑसिलेट करा लेते हैं और फिर किसी मोमेंट पर ऑब्जर्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उस पॉइंट का एक्सलरेशन उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या अपोजिट है। बस समझ में आ गई। तो एक्चुअली तुम्हें बताते रहना जो तुमसे पूछा जाए। पहला सवाल, स्प्रिंग इस केस में elongated होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी या रिलैक्स होगी? ऐसा तो सी टीम भी ना पूछे। अगर तुम्हें लगता हो मैंने कोई सवाल पूछा है तो शायद सीटी वाले भी शर्मा जाएंगे। ये सवाल सीटी में, सीटी की तो बेइज्जती हो जाएगी।
स्प्रिंग इलांगेटेड और कॉम्प्रेस्ड, इलांगेटेड होगी, रिलैक्स भी नहीं रह सकती। बहुत से लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अभी मुझसे किसी एक ने सवाल पूछा इलास्टिसिटी का था। मैं रोज तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि चीजों को फोर्स के टर्म में देखो। एक उसने बोल दिया कि एक वायर है ऐसे करके, फिर यहां मिड पॉइंट पे एक मास लटका दिया, तो ये वायर ऐसे हो गया इस तरीके से, और यंग मॉडुलस रिलेट करके बस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन लिखना था। तुमको पता है ना, तुम्हें इस फॉर्मूले में दिक्कत है ना, तुम ये मानते हो कि नहीं मैं यंग मॉडुलस नहीं जानता हूं, स्ट्रेस नहीं जानता हूं, सब जानते हो। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो फोर्स की। अब इस क्वेश्चन का सबसे, जब स्ट्रेस लिखोगे तो पहले तो ये पता कर लो ना क्या क्या रिक्वायर्ड एफ बाई ए, स्ट्रेन का मतलब एल बाई एल, राइट। तो हमको ये पता करना था कि वायर पर फोर्स कितना लगा है। तो ये वाला वायर इसकी लेंथ बढ़ चुकी होगी, तो ये टोटल एल था तो ये एल बाई 2 हो जाएगा, और ये कुछ ज्यादा हो चुका होगा। तो अगर ये वाला एंगल हम कुछ मान लेते थीटा, तो शायद मैं इसके कंपैरिजन में वाली लेंथ लिख पाता। ये पता चल जाता कि लेंथ कितने से बढ़ गई, तो हमें ये पता चल जाता। ओरिजिनल लेंथ हमें पता थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बात आती कितना फोर्स लगा, तो इस पर फोर्स अगर एफ लगा होगा तो इस पर भी कितना लगा होगा, एफ लगा होगा। हमें सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना था कि दिस पॉइंट इज मासलेस, हो गया क्वेश्चन। फोर्स ही तो निकालना था ना। मासलेस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होता है, 0 आता है। तो इस वाले का ये कंपोनेंट और इस वाले का ये कंपोनेंट नीचे वाले की वेट को बैलेंस कर रहा है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चैप्टर बदलते रहते हैं, लॉजिक फोर्स से आता है, ठीक। उन्हीं जो 8-10 पॉइंट थे ना फोर्स के, वो हर रोज डिस्कस होते हैं, हर क्वेश्चन में वही आता है। तो उतनी अगर अप्रोच डेवलप हो जाए तो शायद क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं होता। अब उसने यहां पे तुमसे पूछा है तो एसएचएम के स्टेप फॉलो करो। एसएचएम के स्टेप्स क्या है? फर्स्ट फाइंड द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन का मतलब जब फोर्स 0 है तो मुझे तो दिख रहा है कि यही मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर, इस पर तो ग्रेविटी का फोर्स लगे। मैंने बोला आंसर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वैसे मैं चिंता भी नहीं करता हूं आंसर। सोच होगी तो रेस्ट इज कैलकुलेशन, आइडिया इज एवरीथिंग। बड़े बड़े पेटेंट आइडिया से बन जाते हैं। दुनिया के जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं ना, पेटेंट पे काम करते हैं, बाकी काम करने वाले तो बहुत होते हैं। आइडिया इज इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज कैलकुलेशन। इस पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, राइट। तो मैं अगर बोलता है कि मैंने इतना सिस्टम ले लिया है, तो एक फोर्स यहां लगा होगा, एक फोर्स यहां लगा होगा। अब एक सवाल है कि रस्सी तो पुली के साथ रफनेस शो कर रही, क्या दोनों टेंशन सेम हो? देखो रटे रटाए लोगों का आंसर होगा कि पुली रफ है तो टेंशन डिफरेंट, इसलिए रटना कभी नहीं चाहिए। क्या टेंशन सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अगर रेस्ट की स्टेट है तो रोटेशनल रेस्ट भी है, और रोटेशनल रेस्ट पर टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क 0 तो तब होगा ना सेंटर के अबाउट, mg ने तो 0 दिया है, और दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम थी, ये भी r के इक्वल था, ये भी r के इक्वल था। अगर टेंशन डिफरेंट हो जाते तो दोनों के टॉर्क भी, इसका टॉर्क आता है T1R, इसका टॉर्क आता है T2R, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी नहीं कर पाते। फैक्ट्स कभी नहीं काम करते, सिचुएशन काम करती। फैक्ट तो बिल्कुल कहता है ना, हमको पहले रटा दिया जाता है कि नहीं, पुली अगर रफ है तो रस्सी के दोनों साइड का टेंशन डिफरेंट होता है। लेकिन वो तो तब होता है ना जब रस्सी उस पर चल रही हो या पुली घूम रही हो, उसके पास एंगुलर एक्सलरेशन हो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ना हो। तो रोटेशनल रेस्ट ये सजेस्ट करता है कि यहां पर दोनों साइड का टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बहुत से लोग डाउट पूछते हैं तो उनको यहां प्रॉब्लम होती है, ये टेंशन और स्प्रिंग में रिलेशन के, स्प्रिंग उन्हें अलग दिखती, ये टेंशन अलग दिखता है भी वैसे अलग।
लेकिन रिलेट कैसे करना है, तो स्प्रिंग की लेंथ अपनी नेचुरल लेंथ से बढ़ चुकी है, तो मैंने मान लिया कितना x नॉट से बढ़ चुकी है, तो फिर वही बात आ जाती है कि दिस पॉइंट इज मासलेस, और मासलेस बॉडी का नेट फोर्स हमेशा जीरो रहता है। तो इस रस्सी का टेंशन अगर टी नॉट था तो इस पॉइंट पर वो नीचे लगा और स्प्रिंग ने ऊपर लगा दिया कितना कि एक्स नॉट। हमें एक रिजल्ट यहां से मिल गया क्या कि टी नॉट इक्वल टू कि एक्स नॉट। ये रिजल्ट शायद हमने इस बात से निकाला है कि द पॉइंट कनेक्टिंग स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, और मासलेस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। बस समझ में आ गई। हमें फिलहाल ये पता चल गया कि स्प्रिंग अभी कितने से elongated है, और ये नीचे वाली पुली अगर रेस्ट पर है तो हमें ये भी पता चल रहा है कि 2t नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू mg। अगर मैं पुली को ही सिस्टम मान लेता तो पुली पर स्प्रिंग्स ने कितना लगा दिया 2t नॉट, और ग्रेविटी ने कितना लगा दिया mg लगा दिए। टी नॉट की वैल्यू हम ऊपर से लिख चुके हैं, तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 2k x नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू mg। तो अगर हमसे छोटा सवाल पूछता है कि व्हाट इज द एलोंगेशन, तो एलोंगेशन इज mg डिवाइडेड बाय 2k। छोटे एग्जाम में छोटे छोटे पार्ट निकाल लेता हूं, बड़े एग्जाम में बहुत सारे पार्ट रख देता हूं, इतना एग्जाम का डिफरेंस भी होता। क्या इनिशियल एलोंगेशन मिल गया, राइट। आई थिंक पहला स्टेप पूरा हो गया, क्या फाइंडिंग मीन पोजीशन। अब तुम्हें क्या करना है, जैसा मोशन हो सकता है वैसा करा के छोड़ दो। तो रस्सी को अगर इस पुली पर स्लिप नहीं करना है तो तुम्हें ऐसे घुमा करके यहां से कहीं से छोड़ना है, और फिर इसको ऑसिलेट करने दो और किसी मोमेंट पर ऑब्जर्व करो। तो जब मैंने किसी फर्दर मोमेंट पे ऑब्जर्व किया तो मैंने मान लिया कि वो यहां पे था, पुली यहां पे पहुंच गई, इस साइड की रस्सी काफी बढ़ चुकी है, और इस साइड पर जो स्प्रिंग थी वो फर्दर और भी ज्यादा एलोंगेट हो चुकी है ऐसे, और मीन पोजीशन के लेवल से नीचे आ चुका है। और ये अगर मीन पोजीशन थी तो इसको मान लेते हैं कितना x। स्टेप बिल्कुल नहीं भूलने, स्टेप वही रहेंगे, क्वेश्चन बदलते रहें, ठीक है ना। अब ये x नीचे आ चुका है, मोशन भी ऑब्जर्व करो कैसा होगा। अगर ये नीचे जा रहा होगा तो पुली ऐसे घूम रही होगी, वेलोसिटी नीचे होगी। अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो पुली ऐसे घूम रही होगी और वेलोसिटी ऐसे होगी, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। मैं मान लेता हूं कि नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है ना तो मुझे बोलना पड़ेगा इसके पास इस समय कोई ना कोई वेलोसिटी भी है, मे भी किसी काम की ना हो, और नीचे अगर जा रहा है तो यहां पे तो प्योर रोलिंग हो रही, रस्सी का ये पॉइंट चल नहीं सकता और पुली उस पे स्लिप नहीं कर सकती, तो यहां तो प्योर रोलिंग ही हो रही है। ऐसे चल रहा होगा ना, ऐसे करके जैसे पेन चल रहा है ऐसे, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही, इसका मतलब अगर ये रेस्ट पर है तो पुली वाला पॉइंट भी रेस्ट पर होना चाहिए, तो ये ओमेगा से घूम रहा हो। वैसे ओमेगा हमारे किसी काम के थे नहीं फिलहाल, क्योंकि हम तो क्वेश्चन को एक्सलरेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्सलरेशन मिल जाए, गॉट इट और नॉट, राइट। हाँ तो इतना बोल सकते हैं कि इसके पास एक्सलरेशन भी होगा। अब सवाल एक्सलरेशन होगा किधर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इस पुली के सेंटर का एक्सलरेशन किधर होगा। मेरा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई इरादा नहीं होता कि तुम आंसर निकालो, बस मुझे क्वेश्चन इसीलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे मैकेनिक्स बड़े अच्छे तरीके से यूज होती है, बहुत सारे चैप्टर्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सीखने के लिए। इसका एक्सलरेशन किधर होगा, किधर होगा विथ लॉजिक हमें पता होना चाहिए। जब ये नीचे गया है ना तो पक्का स्प्रिंग और ज्यादा एलोंगेट हो गई, और स्प्रिंग अगर और ज्यादा एलोंगेट हो गई तो ये वाला फोर्स बढ़ गया होगा, और ये बड़ा होगा तो रस्सी के टेंशन को बढ़ना पड़ा होगा। ग्रेविटी के फोर्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन टेंशन फोर्सेस बढ़ गए होंगे, तो नेट फोर्स किधर आ गया होगा, ऊपर आ गया होगा। तो नेट फोर्स अगर ऊपर आ गया तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक ऊपर एक्सलरेशन भी आना चाहिए, और वैसे वेलोसिटी मैंने जानबूझ कर बनाई टू रिलेट। इसका एक्सलरेशन ऊपर है जबकि वेलोसिटी नीचे। वेलोसिटी से एक्सलरेशन का कोई रिश्ता होता है, हाँ वेलोसिटी के चेन से जरूर होता है।
अगले मोमेंट पर वेलोसिटी क्या होने वाली ये डिसाइड करता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक बात और समझ में आती है कि एक्सेलरेशन तो हमने सेंटर कर लिखा, बट हमें भी पता है कि ट्रांसलेट कर नहीं रहा है, यहाँ पे तो रोलिंग हो रही, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का सेंस क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी का सेंस ये, एंड व्हाट विल बी द सेंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? एक गलती आंसर गलत, एक कहीं भी गलती कर दोगे आंसर गलत ही होने वाला। अगर अगर लीनियर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए प्योर रोलिंग हो रही, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, इसके बगल में पुली है, पुली के पास एक्सेलरेशन लीनियर अगर ऊपर है तो एंगुलर किधर होना पड़ेगा? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तो रस्सी के रिस्पेक्ट में कांटेक्ट वाले पॉइंट का 0 होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। इसका मतलब इस पार्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन किधर आएगा? ट्रांसलेशन की वजह से इसके पास अगर ए है तो रोटेशन की वजह से नीचे आना चाहिए, और नीचे आना चाहिए इसका मतलब अल्फा ऐसे होना चाहिए। तो रोटेशन की वजह से कितना आ गया? आर अल्फा। हमारे पास ऐसी सिचुएशन में एक रिजल्ट आ गया इक्वल टू आर अल्फा, और एक रिजल्ट पहले से था जिसका फिलहाल तो यूज नहीं करूंगा, अब एक मेथड और बताऊंगा उसमें शायद यूज होगा। एक हमारे पास रिजल्ट आ गया इक्वल टू आर अल्फा, और हमें तो ये वैसे भी निकालना था। इसका मतलब कुछ ऐसी इक्वेशंस बनाते जिसमें अल्फा है और अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स के फॉर्म में और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस मोशन में क्या है? मिक्स मोशन है, ट्रांसलेशन है, या रोटेशन है? इस पुली का मोशन ऐसे हो रहा है, इज इट ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन जानते हो? ऐसे होता है तो ट्रांसलेशन होता है, ऐसे होता है तो रोटेशन होता है, दोनों ही हो रहे हैं, तो कौन सा मोशन आ गया? मिक्स मोशन आ गया। तो इस पुली का जो मोशन है वो मिक्स्ड मोशन है, और मिक्स मोशन है तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक इक्वेशन हम ट्रांसलेशन की बनाए और एक इक्वेशन हम रोटेशन की बनाए। तो जब ट्रांसलेशन की बनानी तो क्या देखना है? काफी दिन पढ़ा है तो एक ही बात बार बार बोलता था, ट्रांसलेशन की बनानी तो सेंटर ऑफ मास को देखो, और रोटेशन की बनानी है तो सेंटर ऑफ मास से देखो। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे केवल रोटेशन ही दिखेगा। तो पहले हम ट्रांसलेशन की इक्वेशन बना लेते, लेकिन उसके पहले सारे फोर्स बनाने पड़े। अब दोनों साइड की रस्सी के टेंशन सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? मैंने बोला था तुम्हें आंसर्स करना, दोनों साइड के स्ट्रिंग के टेंशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, अल्फा बता चुके हो। एंगुलर एक्सेलरेशन किसी बॉडी के पास तब आता है जब उसके पास टॉर्क आता है, और टॉर्क दे कौन रहा होगा? mg तो सेंटर के अबाउट दे नहीं पाएगा, यही दोनों टेंशन दे रहे होंगे। दोनों टेंशन अगर बराबर हो गए तो टॉर्क तो कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब टेंशन फोर्सेस चेंज हो गए होंगे, एक जगह बराबर है टेंशन, एक जगह बदल रहा है, सिचुएशन बदली, सब कुछ बदल गया, फैक्ट भी हमारा काम नहीं किया। तो बता सकते हो लेफ्ट साइड का टेंशन ज्यादा होगा, राइट साइड का टेंशन ज्यादा होगा? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है मतलब बाहर है, तो टॉर्क भी बाहर की तरफ है, तो इस फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा और इस फोर्स का टॉर्क कम आ रहा होगा। तो इस साइड का टेंशन अगर मैं बोल देता ये वाला टेंशन T2 है, और इस साइड का टेंशन में T1 बोल देता, तो मैं एक बात तो यहां से बोल सकता हूं कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा। बात सवाल समझने की, चीजों को इस्तेमाल करने की बात, बिल्कुल भी रिजल्ट की नहीं। T1 T2 में कौन सा बड़ा है? T2। एक मेथड बता दूंगा जो एक ही लाइन में सारे आंसर्स आएंगे। मैंने इतने सारे केस बताए कि इसको ऐसे निकालना है, उसको ऐसे निकालना है। एक सिंपल मेथड होगा, एक इक्वेशन लिखो, डिफरेंशिएट करो, तुम्हारा आंसर रेडी होगा। तुम्हें 5 स्टेप भी फॉलो नहीं करने पड़े। T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी, राइट? तो मैं अगर ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखना चाहता तो बोलता T1 प्लस T2 माइनस mg, एंड दैट इज इक्वल टू m into सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पर रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो,
उस पर लगने वाला टोटल फोर्स उस बॉडी के मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन नहीं, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो खुद ही सेंटर है ना, और सेंटर का एक्सलरेशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। एक इक्वेशन हमारे पास ट्रांसलेशन से आ गई। अब ट्रांसलेशन जब देखना था तो मैंने फोर्सेस देखे और बॉडी के सेंटर को देखा, और अब हमें रोटेशन देखना है तो क्या करेंगे, सेंटर पे बैठूंगा और फिर रोटेशन देखूंगा। तो जैसे मैं सेंटर पे आऊंगा एक सूडो फोर्स भी लगेगा, लेकिन अच्छी बात है कि वो सूडो फोर्स खुद ही सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, उसका टॉर्क कितना आएगा, 0। mg का भी टॉर्क कितना आएगा, 0। टॉर्क देने वाले केवल दो ही होंगे, कौन से, T1 और T2। नेट टॉर्क किस सेंस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो सेंटर के अबाउट अगर मुझे टॉर्क लिखना है ना, तो T2 ने टॉर्क दिया, T2 इंटू व्हाट, सेंस एंटी क्लॉकवाइज था, डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, और T1 ने टॉर्क दिया, T1 इंटू आर, सेंस क्लॉकवाइज था, डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, बाहर को पॉजिटिव मान लिया, अंदर को नेगेटिव मान लिया। एंड दिस इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पुली अबाउट सेंटर ऑफ मास। गॉट इट और नॉट? क्या सेंटर से प्योर रोटेशन दिखता है? और अगर प्योर रोटेशन दिखता है तो प्योर रोटेशन के टॉर्क को लिखा जा सकता है क्या, दैट इज आई इंटू अल्फा। अल्फा में एक रिजल्ट आ गया, लेकिन डिस्टर्ब करने वाले भी तो आ गए, कौन, खुद नाम भी उसका टेंशन, और टेंशन दे भी रहा। जब तक ये T1 T2 गायब नहीं होंगे तब तक हमारा रिजल्ट भी नहीं आने वाले। तो अभी हमें और फर्दर इक्वेशंस की जरूरत है। तो और फर्दर इक्वेशंस की जरूरत इसलिए भी क्योंकि अभी तक हमने कहीं एक्स इस्तेमाल ही नहीं करा। कहीं किया एक्स इस्तेमाल? नहीं किया। तो एक्स इस्तेमाल करना है तो शायद स्प्रिंग के पास जाना पड़ेगा। स्प्रिंग का पहले लॉन्गेशन कितना था, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी? अगर बोलने की आदत डाल लेते ना तो बहुत बोलने लगते, बहुत कुछ सीख जाते हैं। अभी भी डाल लोगे तो शायद आगे सीख जाओगे। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल नॉट थी, इनिशियल इलोंगेशन एक्स नॉट था, और अब इलोंगेशन कितना है, एल नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स। यही तो गलती करते हो। तो कोई कविताएं थोड़ी बनाई जा रहे हैं, अगली लाइन में रिदम मिला दो बस हो जाएगा। एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, 2x आएगा। पुली एक्स नीचे गई है ना, तो अगर पुली एक्स नीचे चली गई तो इधर भी एक्स बढ़ गया, इधर भी एक्स बढ़ गया, तो इधर की रस्सी 2x से बढ़ चुकी है, और 2x का सारा इंक्रीमेंट कहां से आना है, स्प्रिंग से ही आना है। तो स्प्रिंग से अगर आना है तो मैं बोल सकता हूं अब स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट प्लस एक्स नॉट और प्लस गॉट इट और नॉट? स्प्रिंग पहले एक्स नॉट से एलोंगेटेड थी, अब फर्दर जो एलोंगेशन आ गया वो 2x का आ गया। तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर स्प्रिंग ने ऊपर की तरफ इस समय जो फोर्स लगाया होगा कि एक्स नॉट प्लस 2x का लगाया होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो तो T2 का आ रहा है। सही लिखो, स्प्रिंग पहले एक्स नॉट से एलोंगेटेड थे, अभी भी एलोंगेटेड है। पुली एक्स नीचे चली गई तो रस्सी 2x से बढ़ गई, तो स्प्रिंग की लेंथ 2x से और बढ़ गई। तो अब स्प्रिंग का टोटल लॉन्गेशन कितना आ गया, एक्स नॉट प्लस 2x आ गया। तो अगर स्प्रिंग का टोटल लॉन्गेशन एक्स नॉट प्लस 2x आ गया तो स्प्रिंग का फोर्स आ गया k मल्टीप्लाइड बाय लॉन्गेशन, एंड लॉन्गेशन इज एक्स नॉट प्लस, मैंने शायद 2x नॉट लिख दिया, दिस इज 2x। अब सही लिखा हो। और नीचे कौन सा फोर्स आ रहा था, इस रस्सी का टेंशन, और इस रस्सी का टेंशन कितना था, T2। इज दिस पॉइंट मासलेस? वैसे कोई पॉइंट मासलेस नहीं होता, बात समझ में आई? लेकिन हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि बाकी मासेस के कंपैरिजन में वो अगर बहुत छोटा है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं। तो अगर ये मासलेस होता तो मैं लिख सकता था T2 विल बी इक्वल टू kx नॉट और प्लस 2k इंटू एक्स। एक इक्वेशन आई, कम से कम कुछ होप जागी कि अब मैं इन सारे रिजल्ट को कम से कम x के साथ रिलेट तो कर सकता हूं। T2 की वैल्यू हटानी है तो बढ़िया है, x के फॉर्म में लिख दो, लेकिन एक समस्या T1 की भी आएगी।
एक T2 का प्रॉब्लम था, एक T1 का प्रॉब्लम था। यहां से T2 का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं, तो T1 का शायद इन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में T1 T2 है, इस इक्वेशन में T1 T2 है, इन दोनों से T1 पहले एलिमिनेट कर दो और बाद में T2 की वैल्यू को x के फॉर्म में इससे लिख दो और शायद सॉल्व हो जाएगा। तो इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो इसका r राइट साइड पर ले जाओगे। अगर r राइट साइड पे ले जाओगे तो ये इक्वेशन आएगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I अल्फा डिवाइडेड बाई r, और अल्फा को भी लिख देते हैं क्या, E डिवाइडेड बाई r, तो सीधे बन जाएगा क्या, I डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बाद में तो लिखना ही पड़ेगा ना, अल्फा की वैल्यू A डिवाइडेड बाई r। एक रिजल्ट हमारा T1 प्लस T2 से आ रहा है, दूसरा रिजल्ट T2 माइनस T1 से आ रहा है। डिस्टर्बिंग फैक्टर था T1, तो ये काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या गायब हो जाएगा T1। इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो बताओगे क्या कैंसिल होगा, T1 कैंसिल होगा, और यहां पर और क्या आने वाला है, और आने वाला है एक तो 2T2 आएगा, और बताओगे T1 T1 कैंसिल हो गया, ये 2T2 बन गया। यहाँ पे माइनस mg आएगा तो उसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस mg या माइनस mg लिखा रहने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, माइनस mg। राइट में बता सकते हो क्या आने वाला है, एक तो ma आने वाला है, एक IA डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आने वाला है, और उससे a अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस आई बाई r स्क्वायर। तो राइट साइड पर जो फैक्टर आ रहा है दैट इज m प्लस आई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a। क्वेश्चन वही अच्छे होते हैं जहां पर छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छे से यूज होती है एकदम क्लियरली। अब क्या हटाने का मन कर रहा है, जिंदगी से समस्याएं हटाई जाती हैं, तो शायद T2 बड़ी समस्या आ गई, राइट। और T2 एक समस्या वैसे है नहीं, T2 की वैल्यू सीधे क्या लिख सकते हो, kx नॉट प्लस 2kx। तो इस T2 की वैल्यू को लिख देते हैं kx नॉट प्लस 2kx, यहां तो 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, T2 की वैल्यू kx नॉट प्लस 2kx, तो इसको लिखेंगे 2k x नॉट प्लस 4k into x minus mg, and that will be equal to m plus I divided by r square multiplied by a। शायद कुछ होप दिख गई क्या। सबसे पहले एक रिजल्ट लिखा था ये वाला 2kx नॉट इक्वल टू mg, तो ये वाला 2kx नॉट और mg दोनों कैंसिल हो गए, हमें सीधा सीधा एक्सलरेशन मिल रहा है कितना, एक्सलरेशन is 4kx divided by m प्लस आई। हमें पता है कि एक्सलरेशन ये ऊपर था लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर था, तो एक माइनस अपने मन से लगा ले। एक्सलरेशन किधर माना था, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर था, नीचे, तो एक माइनस जैसे लगा दिया क्या दिख गया, SHM दिख गया। SHM दिख गया तो आखिरी स्टेप आ गया क्या, कंपेयर कर दो किससे, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर दो, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से अगर कंपेयर करोगे तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4k डिवाइडेड बाई m प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमें पता चल गया कि इसका सेंटर कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, एनी डाउट। फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा है, रोटेशन के कॉन्सेप्ट लगा है, मिक्स मोशन के कॉन्सेप्ट लगा है। हाँ, बस प्रॉब्लम इतनी कि कहीं अगर जरा से भी गलती कर दोगे ना तो सही आंसर तो नहीं आने वाला, एक भी स्टेप बिगड़ा तो सारा आंसर अपने आप ही बिगड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, ये तो सिखाने के लिए काफी अच्छा मेथड था। हमने जब SHM सॉल्व किया ना तो हमने एक बात देखी कि पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्स रखता है, फिर सारी कोई ले जाता है, फिर वही सारी कोई दे जाता है, फिर ले जाता है, फिर दे जाता है, तो ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब मैं इतना बोल सकता हूं कि इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या, ले कौन गया दे कौन गया ये डिसाइडेड नहीं।
और ये एक एग्जाम्पल हमें बताता है जहां पे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पता चलता है एनर्जी बर्बाद करने वाला कोई और है और वो एनर्जी एक्चुअली वापस नहीं आ रही, हमें एनर्जी कहीं और से मिल रही। तो हम फिलहाल अगर इतना मान ली कि हमें मिल रही, इससे मतलब बाकी से क्या मतलब है, कौन क्या कर रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। तो उस कंडीशन में मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो भी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है वो कंजर्वेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कंजर्वेटिव। ये तो तब का प्रॉब्लम हो गया जब हमारे दिमाग में चल रहा है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेस हम करा सकते हैं। अगर तुम्हें दिख जाए कि कोई नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं तो मैं सीधे बोल लूंगा टोटल एनर्जी विल नॉट बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस सवाल में तो मैं बोल ही सकता था क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहे हैं क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर काम कर रहे हैं तो फिर यहां पर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होना नहीं, स्प्रिंग ऑलरेडी कंजर्वेटिव और ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स ऑलरेडी कंजर्वेटिव। इसका मतलब इस सिस्टम में एनर्जी के डिसिपेट होने का कोई रास्ता है ही नहीं, बस एनर्जी बदलती रहती एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जब भी कभी तुम्हें दिख जाए कि एनर्जी बदल रही है और एनर्जी फाइनली चेंज नहीं हो रही ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी का चेंज मतलब dE डिवाइडेड बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम will always be equal to 0। तो समझ में है? जब हमको ये पता है कि हमारे सिस्टम में एनर्जी में टोटल चेंजेस नहीं आ रहा है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ एनर्जी डिफरेंशिएट कर दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन पहले चेक कर लेना कि तुम रट तो लिया तुमने पता चला ऐसा सिस्टम ले लिया जाके एनर्जी चेंज हो रही। चलो इसी सवाल में मैं एक सिस्टम लेता, पुली लेता, स्प्रिंग लेता, बस हो गया। पुली इज इनसाइड द सिस्टम, स्प्रिंग इज इनसाइड द सिस्टम, और गलती से अर्थ को मैंने छोड़ दिया। तो अगर अर्थ को मैंने गलती से छोड़ दिया होता तो मैं ये नहीं बोल पाता कि मेरे सिस्टम की एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट है। जब वो नीचे जा रहा है तो अर्थ एनर्जी दे रहा है, और जब वो ऊपर जा रहा है तो अर्थ एनर्जी दे रहा है। ये तो बोलता हूं फॉर्मूले वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम अगर समझ के कोई चीज यूज करते हैं तो पता रहेगा गलती तो नहीं करूंगा। dE बाई dt 0 लिखने का मतलब क्या है? dE बाई dt 0 लिखने का मतलब है कि हमने ऐसा सिस्टम डिफाइन किया है कि उस सिस्टम की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। तो पहले प्रॉपरली अपना सिस्टम भी डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला केस हमने ये सॉल्व किया था, एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास है और ये इसकी मेन पोजीशन है। फिर हमने इसको ऑसिलेट करते हुए देखा, और जब इसको ऑसिलेट करते हुए देखा तो एक्चुअली x पर था और इसकी मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। तो मैं बोलता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व। क्या ब्लॉक ऊपर या नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व। क्या स्प्रिंग खींच रही है फिर कॉम्प्रेस हो रही फिर खींच रही, इसका मतलब स्प्रिंग की एनर्जी इन्वॉल्व है। क्या ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी बदल रही है? यस बदल रही है। तो मैं इतना बोल सकता था कि मैं अगर स्प्रिंग और इस ब्लॉक को सिस्टम मान लेता ना, तो इस सिस्टम में डिसिपेट करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस सिस्टम की एनर्जी को अगर मैं ई मानता तो मैं लिखता dE डिवाइडेड बाई dt मस्ट बी इक्वल टू। अब तुम्हें 5 स्टेप भी फॉलो नहीं करने पड़े। डिफाइन अ प्रॉपर सिस्टम एंड डिफरेंशिएट द एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर वो 0 है तो फिर उसे 0 लिख दो, जो भी रिजल्ट आना होगा अपने आप आ जाएगा। जनरल पोजीशन पर कोई जनरल वेलोसिटी आएगी तो मैं इसकी टोटल एनर्जी लिखता हूं, स्प्रिंग की कितनी लिख दूं, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख दूं, हाफ mv स्क्वायर। क्या हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी? और क्या टोटल एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट है? तो टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dE डिवाइडेड बाई dt एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन करके बताओगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x इंटू dx डिवाइडेड बाई dt, और हाफ mv स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा हाफ m इंटू 2v इंटू dv डिवाइडेड बाई, हम तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। इस साइड पे 0 लिखा है, ये 0 के साथ एब्जॉर्ब होगा, ये 2 वाला फैक्टर भी 0 के साथ एब्जॉर्ब होगा, और ये बना है वेलोसिटी,
और वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ कैंसिल होगी। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचने वाला है k इंटू एक्स, और आगे क्या बचने वाला है m इंटू dv डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ से dv डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। इसे क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन बोलते हैं। एक ही डिफरेंशिएशन के साथ हमारा पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया। कुछ समझ में है, हमें 5 स्टेप भी नहीं फॉलो करना पड़े, बस हमने जज कर लिया कि एनर्जी टाइम के साथ नहीं बदल रही। तो अगर पता चल जाए कि एनर्जी टाइम के साथ नहीं बदल रही है, देन राइट द एनर्जी एंड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी रिजल्ट आना होगा अपने आप आ जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई कितना, √k/m। आज का असाइनमेंट तुम्हारा यही रहेगा कि जितने सवाल तुमने अभी तक सॉल्व किए ना, उन सारे सवालों में यही मेथड लगा करके तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल। ऐसा नहीं यूनिवर्सली ये काम करे, ये यूनिवर्सली काम नहीं करेगा, दूसरा मेथड यूनिवर्सली काम करेगा। उसमें इन बिटवीन अप्रोक्सीमेशंस भी काम कर जाएंगे। वो मेथड तब भी काम कर जाएगा जब डिसिपेटिव फोर्स होंगे, सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। लेकिन ये मेथड लिमिटेड होगा। अगर तुम्हें दिख जाएगा कि एनर्जी सिस्टम की टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर केस में निकल के आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अब पता चला कोई बायंसी की पोटेंशियल एनर्जी को समझते ही नहीं और उसने वो ब्लॉक वाला पानी वाला केस करना शुरू कर दिया, उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा। हम बायंसी के फोर्स पे डील करते हैं, बायंसी का फोर्स प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आता है, और हमने उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म को तो कभी स्टडी नहीं किया। तो अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म नहीं पता होगा तो फिर ये मेथड भी उस जगह काम नहीं करेगा। या तो पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा कि नहीं ऐसे सिचुएशन में कैसे एनर्जी लिखेंगे। जैसे मैंने बताया भी था कि बायंसी अगर फोर्स लगाता है तो उसकी एनर्जी आती कहां से और जाती कहां। ये लोग फोकस से सुनते होने पता होगा, मतलब इस मेथड की लिमिटेशंस है। बात समझ में आ गई। इसी मेथड से तुम्हें सारे क्वेश्चन करने, लेकिन फिलहाल जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए उसको इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी का बहुत अच्छा यूज होगा, फोकस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती होगी एनर्जी लिखने में। और तुमको बड़ा अजीब सा लगेगा कि नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मैं बचपन से ही लिख रहा हूं, गलत कर ही नहीं सकता। तो तुम पक्का यहां गलत करोगे। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी। पहला स्टेप होता है मीन पोजीशन फाइंड करो, हमने फाइंड कर लिया। अगला स्टेप होता है उसे ऑसिलेट करने दो। ऑसिलेट करने के बाद किसी जनरल मोमेंट पर उसे ऑब्जर्व करो, और जनरल मोमेंट पर ऑब्जर्व करने के बाद अब इसकी एनर्जी लिखनी, और ये एक्स नीचे आ गई। हमें पता है क्या सिस्टम की एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, यस नो। पहले तो सवाल ही बहुत बुरा, तो पहले क्या डिफाइन करो। सिस्टम तो तमाम हो सकते हैं ना, पुली हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है, स्प्रिंग प्लस पुली हो सकती है, पुली प्लस अर्थ हो सकता है, या फिर जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ सिस्टम हो सकता है। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी एनर्जी टाइम के साथ नहीं बदल रही। अगर मैं पुली और स्प्रिंग को ले लूं तो ग्रेविटी एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब मुझे अर्थ को भी इन्वॉल्व करना, बिना सिस्टम डिफाइन करे प्रोसीड भी मत कर लेना। तो हमने पहले अपना सिस्टम डिफाइन किया, और सबसे बढ़िया है कि सिस्टम में मैंने इतना लिख दिया कि जो कुछ भी दिख रहा है सब सिस्टम के अंदर। दिखने का मतलब जो भी फोर्स लगा रहा है सब सिस्टम के अंदर है। अर्थ लगाती है तो अर्थ सिस्टम के अंदर है, स्प्रिंग फोर्स दे रहे तो स्प्रिंग सिस्टम के अंदर है, अगर पुली है मास है तो वो भी सिस्टम के अंदर है, सब कुछ सिस्टम के अंदर है। अब मैं बोल सकता हूं इस सिस्टम के अंदर कोई भी नालायक फोर्स नहीं। कौन सा होता है नालायक फोर्स, ये मैं सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बोलता हूं, अदरवाइज मैं नॉन कंजर्वेटिव लोगों को ज्यादा पसंद करता हूं। मैं तो नालायक नहीं बोलूंगा, कंजर्वेटिव थोड़े बेकार होते हैं कि पैटर्न फॉलो किया उसी पे चलते रहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब दे कैन एक्सप्लोर, दे कैन चेंज। समझते हो ना कंजर्वेटिव क्या होता है। कंजर्वेटिव का मतलब एक बचपन से आज तक ट्रेनिंग दी, कोई बियॉन्ड जाएगा उसके तो हमको पसंद ही नहीं आएगा। क्यों, हमने तो उसी भरोसा किया। वी आर कंजर्व टू द थिंकिंग प्रोवाइडेड टू अस।
तो नालायक मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो कि तुम्हें समझ में आता है तो बोल देता हूं। मैं नालायक कौन से फोर्सेस को बोलता हूं? मैं नालायक बोलता हूं जो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की बर्बाद कर देते। कौन से होते हैं? विस्कस फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं। क्या है कोई विस्कस फोर्स? क्या है कोई फ्रिक्शनल फोर्स? नहीं है। क्या हमारे सिस्टम कोई बाहरी फोर्स मतलब एक्सटर्नल? वो भी नहीं है। क्यों? जो दिखा सब सिस्टम के अंदर था। इसका मतलब बाहर से कोई एनर्जी देने वाला है नहीं, बाहर से कोई एनर्जी लेने वाला है नहीं, और अंदर कोई ऐसा है नहीं जो एनर्जी बर्बाद कर पाए। इसका मतलब मेरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व हो। तो ये तो पता है कि टोटल एनर्जी लिख करके डिफरेंशिएट कर देंगे तो जीरो आना है, लेकिन सवाल तो यही है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी। अब तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम बोलते जाओगे। तो पहले तो मोशन डिसाइड करने पड़ेंगे कि मोशन है क्या। तो मैंने फिलहाल मान लिया पिछले केस के जैसा कि v से नीचे जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और प्योर रोलिंग होने का मतलब है कि v इक्वल टू आर ओमेगा तो काम करेगा। अब एक एक करके बोलना शुरू करो। व्हाट आर द एनर्जीज? सबसे पहले तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान तरीका था कि तुम काइनेटिक लिख लो। तो काइनेटिक में दो आ रहे हैं, कौन से? एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहे और एक रोटेशनल आएगी। तो ट्रांसलेशन सही लिख दिए, हाफ एम इंटू स्क्वायर। इधर सुन लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर तुम आके सॉल्व हो ही जाएगा। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक रोटेशनल आ गई। रोटेशनल कितनी आएगी? हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का काम पूरा होगा। एंड नाउ राइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे अभी कौन सी एनर्जी है? एक स्प्रिंग की है, दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब स्प्रिंग की एनर्जी को क्या लिखना चाहोगे? चलो पहले स्प्रिंग का ही लिख लेते। अब तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन आना चाहिए। जानते हो क्या? एसएचएम में यही पढ़ाया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मीन पोजीशन थी तो स्प्रिंग इलोंगेटेड थी एंड स्प्रिंग कैरीड एनर्जी। तो वो मैं अगर तुम सीधे लिख भी देते हो ना कि हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, तो मैंने स्प्रिंग की एनर्जी को लिखना चाहा हाफ के, और इलोंगेशन की वैल्यू आ गई एक्स नॉट प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये ब्लफ आंसर है। इस आंसर में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि एक जगह तुम सही चीज यूज कर रहे हो, एक जगह तुम गलत चीज यूज कर रहे हो। अच्छा एक बात और बताना, अगर मैं लिख दूं तो क्या गलत है इसमें? या फिर कोई बोल सकता है इट्स ट्रू? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सही है या गलत? कॉन्ट्रडिक्शन मैंने बता दिया। एक नॉर्मल सा स्टूडेंट होगा जिसे एसएचएम नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो भी बोल देगा कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता। लेकिन जब मीन पोजीशन थी देन स्प्रिंग वाज एलोंगेटेड विद द वैल्यू एक्स नॉट, तो जीरो तो नहीं थी। तो जब वो जीरो नहीं थी तो इसको लिखना गलत है। अब तुमसे मैंने एक छोटा सवाल पूछा है कि अगर मैं ये लिख दूं तो ये सही है कि गलत है? कुछ ही बोला करो। टू एर इज ह्यूमन। बिना गलती करे तो कोई नहीं सीखता। हाँ, गलती वही करता है जो सोचता है। जो सोचता है वो ग्रो करता है। जिसको गलती नहीं करनी, जिसको सोचना नहीं, वो गलती नहीं करेगा। गलती नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं करेगा। कितने लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि लिखा जा सकता है? हम उस कंटेक्स्ट में अगर ना जाएं जो हम अभी बता रहे थे जीरो, क्योंकि मैंने तो पढ़ाने के पहले बोल दिया था ये मिथ अपने दिमाग में रखना मत कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि जिस दिन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना शुरू किया था उसी दिन ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर डिफाइंड, वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्लास 10 की बुक में पढ़ा देते हैं एमजीएच इज द पोटेंशियल एनर्जी, और सारी गड़बड़ वहीं से हो जाती। एमजीएच का है कि पोटेंशियल, उसे बोलना चाहिए था
कि अगर ग्रेविटी में मैं h हाइट ऊपर जाता हूं तो मास और अर्थ के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgs से बढ़ जाती है। तो जीरो अगर पहले थी तो mgs से बढ़ करके mgs हो गई, और पहले से अगर mgs होती तो कितनी हो गई होती? तो mgs हो जाती। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी डिफाइन नहीं होती, रेफरेंस लेना पड़ता है। और जब मैं पूरा सिस्टम ले ही चुका हूं तो मान लेता हूं कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है। हमने कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन कोई बोले नहीं मैं तो सचम बड़ा अच्छे से पढ़ा हूं और मैं उस कंडीशन को भी फॉलो करूंगा कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो मीन पोजीशन पर तो स्प्रिंग एलोंगेटेड है। तो मैं काम करता हूं, मीन पोजीशन पर एक्स नॉट का एलोंगेशन था तो मैं लिख देता हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर, पहले थी बाद में इतनी थी, और अगर रेफरेंस में उसको जीरो मानता ना तो इसमें शायद हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर मुझे हटानी पड़ती। तब मैं बोल सकता था कि एक्स अगर जीरो कर दो तो ये भी कितना आ जाएगा? जीरो आएगा। ये भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फिर ये भी लिखा जा सकता है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इतना बोल सकता हूं दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ द एनर्जी, कि जब स्प्रिंग एक्स नॉट से बढ़ करके एक्स नॉट प्लस 2x तक एलोंगेट हो गई, इतनी एनर्जी बढ़ गई। अब तुम अगर मीन पोजीशन को जीरो मानो तो जीरो ऐड कर दो, तुम मीन पोजीशन को 2 मानो तो 2 ऐड कर दो। मैंने भी छोटा सा एग्जांपल क्यों दिया था? इसीलिए दिया था कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए। मैंने बोला क्लास 10 में हमको पढ़ाया गया कि h हाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgs होती, तो थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा देता तो कितना बढ़िया रहता है कि h हाइट ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgs से बढ़ जाती है, तो बच्चा और ज्यादा क्लियरली समझता कि 10 होगी तो 10 प्लस mgh हो जाएगी, 0 होगी तो mgh हो जाएगी, अगर mgh होगी तो 2 mgh हो जाएगी। एक स्टेटमेंट ही तो ऐड करना था ना, इट्स चेंज, इट्स नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर तुम्हारा मन है कि मीन पोजीशन पर मुझे जीरो मानना है तो तुम्हें माइनस की एक्स नॉट स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब तुम चेक कर सकते हो, जब एक्स जीरो पुट करोगे दिस वैल्यू विल बिकम जीरो। ये भी सही है, पहले वाला भी सही था। पहले वाला इसलिए सही था, क्या फर्क पड़ता है कहां रेफरेंस मानना है, जो भी रेफरेंस मानना है चलता है। हमने तो ये पता है कि इस एनर्जी की वैल्यू को टाइम के साथ नहीं बदलना, टोटल उसमें चलेगा, दोनों ही काम करें। एक और बची कौन सी? ग्रेविटेशनल, और बच गया। अगर कोई क्लियरली बोल दे कि स्टेटमेंट तो अच्छा भी लगेगा। हाउ टू राइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं सोचना था, इतना ही सोचना था पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर डिफाइंड, फर्स्ट टेक द रेफरेंस एंड देन डिफाइन। तो तुम्हारा मन है तो तुम डिफाइन करो ना कि मैंने कहां पे डिफाइन किया। तुम्हारा मन है ग्राउंड पे डिफाइन करो, तुम्हारा मन है मीन पोजीशन डिफाइन करो, जहां मैंने वहां का रेफरेंस बनाओ और फिर बोलो कि है कितनी। तो चलो ठीक है, मैंने मीन पोजीशन से डिफाइन कर लिया कि मीन पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ug थी। कितना? ug। तो अब कितनी होगी? यही क्लास 10th वाला सवाल इतनी देर से बता रहा हूं कि वो नीचे चला गया, कितना? x चला गया। तो अगर x चला गया तो बस मैं इतना बोल सकता हूं कि mg x से कम हो चुका है। अब जीरो मानोगे तो माइनस mgx लिख दो, और 10 मानना हो तो 10 माइनस mgx लिख दो, ug मानना है तो ug माइनस mgx लिख दो। और तुम्हारा मन करे कि नहीं मैं तो ग्राउंड से मानूंगा और इस हाइट को कैपिटल S मानूंगा तो भी चलेगा। तो तुम ऐसे बोलोगे कि ग्राउंड से पहले h हाइट पर, तो बातें होंगी तुम्हारी। कम से कम बिहेव ही अच्छे से कर लिया करो। जब कोई झूठ बोलता है ना तो उसकी अपने आप से एक जंग चलती, क्योंकि हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ट्रुथ क्या है बाकी चीजें क्या है। अंदर कुछ होता है, बाहर से कुछ बोलते हैं, तो आपस में जंग चलती रहती। कब बोलने पड़ते हैं झूठ? जब हम ही कुछ गलत करने लगते, तो फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दो, और दो को छुपाने के लिए चार, और जीवन के पूरा संघर्ष इसी झूठ को छुपाने में चला जाता है।
इसलिए अपने काम इतने अच्छे से करने चाहिए ना कि सोते समय भी कोई पूछे ना तो वही आंसर निकलना चाहिए जो है। अब कल ये बैठे थे तो पेरेंट ने पूछा क्या करता है, तो अब क्या 10 मिनट अपना भी खराब करता। मैंने बोल दिया ठीक है, लेकिन ठीक तो मुझे दिख रहा है कि क्या चल रहा है। एक और चीज होती है ना, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, कितने बार समझाओ किसी को, तो आखिरी में यही होता है कि अपनी जान बचाओ। ठीक, तो अगर नहीं कर सकते तो कम से कम बैठ सकते। काफी दिन से अच्छे से क्लास चल रही, मैं नहीं चाहता हूं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहीं मानना है, मान लो तुम्हारा ग्राउंड पे मानने का मन था तो मान लो। तुमने बोला ग्राउंड पे 0 था, तो ये कितना नीचे आया? ग्राउंड पे 0 था तो पहले लिखो ना mgh, जो भी h मानना है, और बाद में लिखो mgh माइनस एक्स। समझ में आ गई? तो हमको ये पता चल गया कि कितने से घट गई, कितने से? mgh से घट गई। अब तुम जो भी पहले का रेफरेंस मानना चाहो, पहले 0 थी तो बाद में घट गई है तो माइनस mgh हो गई। तो मैं ऐसे बोल दो ना कि यहां से शुरू किया था, यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब यहां पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल यूजी थी, तो अगर ये नीचे जा चुका है ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी, तो आप कितनी हो गई होगी? यूजी माइनस mgx। कोई कहते यूजी को 0 लिख देंगे, मैं कहता हूं लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा गलत हो गया? तो अगर यूजी को 0 भी लिख देगा, इसका मतलब उसने क्या माना है? इनिशियली अर्थ और इस पुली के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। हमें तो इतना बोलना है इतने से घटी है, 0 मानो तो घटा दो, 10 मानो तो घटा दो, -100 मानो तो भी उसमें सब्ट्रैक्ट ही करना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम 0 लिखोगे यूजी लिखोगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस लेवल का। कोई बोलेगा यूजी लिख रहे हैं क्या, तब भी वही आंसर आएगा? 0 लिखेंगे तो वही आंसर कैसे आ सकता है? आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट करने में सारे कांस्टेंट 0 होने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना आएगा, अच्छा लगेगा कि आई एम मूविंग फॉरवर्ड विथ पीक लेवल ऑफ क्लियरिटी। हमने कोई ब्लफ नहीं किया, हमने सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर लिखा हो। आई थिंक दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये एनर्जी बदलेगी नहीं। जानते हो क्यों? सिस्टम के बाहर कोई ले जाने वाला है नहीं, सिस्टम के बाहर से सिस्टम को कोई देने वाला है नहीं, और सिस्टम के अंदर बर्बाद करने वाला कोई है नहीं। जैसे मैंने बोला एक खजाना है, तो कैसे बदल सकता है? या तो बाहर से कोई डाल जाए उसमें, या बाहर से कोई ले जाए, या उस खजाने को अंदर अंदर कोई घुन लगा दे, बर्बाद कर दे। तीनों काम नहीं हो रहे। बाहर से कोई दे नहीं रहा है, बाहर से कोई ले नहीं रहा, अंदर बर्बाद करने वाला कोई है नहीं। इसका मतलब खजाना तो कंजर्व रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। तो टाइम के साथ इस एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं आना है ना, इसका मतलब दिस एनर्जी विल बी कांस्टेंट विद टाइम, एंड हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dE डिवाइडेड बाई dt, एंड दैट कैन बी रिटन एज 0। इस हाफ mv स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओगे? हाफ इंटू m इंटू 2v इंटू dv डिवाइडेड बाई dt। इसके बाद आई ओमेगा स्क्वायर का, आई ओमेगा स्क्वायर को सीधे लिख दो, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, इट विल बिकम v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट? तो सीधे लिख देता हूं, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, तो दिस इज हाफ आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv डिवाइडेड बाई, ये काम तो पहले ही कर लेना चाहिए, तो dv डिवाइडेड बाई dt दोनों में आ रहा है। कुछ बात समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं इस वाले, इसका तो डेरिवेटिव 0 आना है, इसका भी डेरिवेटिव 0 आना है। हमें फिलहाल इसको डिफरेंशिएट करना है, देन हाफ के इनटू, सबसे पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x नॉट का डेरिवेटिव 0, और 2x का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 इंटू dx डिवाइडेड बाई dt। लेकिन अभी तो हमने इसको किया है ना, अब इसको x मान करके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स x नॉट प्लस 2x। आई थिंक कॉम्पोजिट फंक्शन ऐसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं।
पहले क्या करो, पहले अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, फिर x मान लो, बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर लो। ऐसे लिखना चाहिए। कंपोजिट भी है एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन भी डिफरेंशिएशन। तो हमें शायद लास्ट में लिखना पड़ता है कि अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx by dt से, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पहला काम करो कि इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। अगर कभी लगे कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, गलत होगा तो माइनस देगा, सही होगा तो सही नंबर दे जाएगा, तो गलती करने का कोई मौका तो वैसे भी नहीं होता। तो बिल्कुल क्लियरली अगर मूव करते हैं तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फाइनली मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ पे मैंने एक हाफ लिख दिया, k लिख दिया, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 इंटू एक्स नॉट प्लस 2x। और चूंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हमें एक चीज से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या, dx डिवाइडेड बाय dt। ठीक, हम लास्ट में कर लिया करो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अब बिल्कुल क्लियर होगा कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। यहाँ पे तो एक भी जरा सी भी गलती आंसर थोड़ी ना आने देगी, प्लस को माइनस कर दोगे तो ही बिगड़ने वाला। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा 0। इसको और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो mg और x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा dx by dt। और dx by dt का सीधा मतलब है क्या, वेलोसिटी। ये सारी बातें क्यों बताता हूं कि तुम्हारे टूल मजबूत रहे, तुम सोच पाओ, तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो जब सुनते रहोगे तो एक दोनों चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेंगी, नहीं मैं ऐसे सोच सकता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तो मुझे बता दिया करो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो मैं भी लगा लेगा, मेरा भी टाइम बच जाया करो। किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, सब मिथ है। तो तुम्हें लगे तो मुझे बताया करो, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये लगा दो, इसमें वो लगा दो। एक सवाल नहीं होता है जहां पे फॉर्मूला लग जाए। तो लोग पिक ही कर लेते हैं आंसर को, जब कुछ ना बने तो आंसर को ही फॉर्मूला बना दो। तब तो बोल ही सकते हैं लगा दो ये वाला, इस वाले केस में लगा, दूसरे में वो लगा, जबकि सोचने के टूल एग्जैक्टली सेम है। dx by dt क्या है, दैट इज वेलोसिटी। आई थिंक वेलोसिटी सब में आ रही, वेलोसिटी 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 एंड वेलोसिटी सब में आ रही, और ये 0 आ रहा है, इसका मतलब सारी वेलोसिटीज कैंसिल होने वाली। तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, और यहां पे भी एक वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सारे कैंसिल हो गए, और भी कुछ कैंसिल होने वाला। 2 से मल्टीप्लाई कर दें चले, क्योंकि इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, उधर भी हाफ है। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फाइनली देख लेते हैं रिजल्ट क्या आया। मास सब में तो नहीं आ रहा है, तो मैं अगर इन दोनों को केवल ऑब्जर्व करता तो इन दो, अभी 2 वाला फैक्टर, एक तो हाफ मैंने कैंसिल किया, अभी 2 का फैक्टर आ रहा है, ये 2 सारे तो कैंसिल ही हो रहे थे ना। ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, 2 यहां से कॉमन निकाला, 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 तो गलती नहीं होनी चाहिए। 2 वाले फैक्टर भी चलेगा। अब बताना क्या क्या लिखा हुआ, m इंटू एक्सलरेशन आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्सलरेशन। तो मैं इसको लिख देता हूं m प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन का मतलब dv डिवाइडेड बाई dt। इसके बाद जो और बच रहा है वो और लिख लेते हैं। यहां से क्या आएगा 2kx नॉट और प्लस 4kx आ रहा है ना, 2x नॉट और ये 2x इंटू 2 4 इंटू k, तो दिस बिकम्स 2k, सॉरी इधर प्लस 2k x नॉट और प्लस 4kx, और यहां से कितना आ रहा था, यहां से सिंपली माइनस mg आ रहा था, राइट। और हमें अगर कंडीशन चेक करते हैं ना कि x नॉट क्या था, तो इस समय के लिए क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ने kx नॉट लगाया होगा, दोनों टेंशन बराबर थे, और 2t की वैल्यू mg के इक्वल थी, तो t की वैल्यू mg बाई k के इक्वल थी, मतलब kx नॉट की वैल्यू mg बाई
2 के इक्वल थी, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा और ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा। एक ही इक्वेशन में हमारा पूरा आंसर आ गया। आई थिंक यही रिजल्ट हमने निकाला था किससे, जब हमने प्रॉपर फोर्सेस और टॉर्क यूज करे थे। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया क्या, फाइनल रिजल्ट आ गया dv डिवाइडेड बाय dt एंड दैट इज इक्वल टू -4kx एंड डिवाइडेड बाय m प्लस i डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इज दिस SHM? और इस SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कंपेयर कर दो किससे, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? अंडर रूट ऑफ 4k डिवाइडेड बाई m प्लस i डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आई थिंक मन से सुना होगा तो सीखने को तो काफी मिला होगा। एनी डाउट? ठीक, इसको नोट करो।